बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहें। और अब अगर तुम चाहो तो ये एसार ख़त्म कर सकते हो। ये कातिल एसार जिसने मुझसे मेरी रज़िया छीन ली, मुझे इससे नफ़रत महसूस हो रही है। कुछ देर और सब्र कीजिए क्योंकि आपके खौफ से दलाल बैनर्जी खुद एक एसार में कैद होकर बैठा है और इसके एसार में दाखिल होने के लिए ज़रूरी है कि आपके गिर्द ये एसार कायम रहे। इसकी मौजूदगी में इसका एसार बेकार रहेगा। हमजाद ने मुझे समझाया। मुश्किल से 1 मिनट गुजरा होगा कि हमजाद मुझे टालीगंज ले आया। वो सीधा दलाल बैनर्जी की हवेली में उतरा था जिसके एक कमरे में मुझे रोशनी नजर आ रही थी। मैं हमजाद के हमरा इस हवेली के आंगन में था। हमजाद ने इधर इशारा किया। वो इस तरफ है। हमजाद ने इशारा किया जिधर रोशनी नजर आ रही थी। मैं हमजाद के साथ इधर ही बढ़ा। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था, लेकिन हमजाद के एक इशारे ने दरवाजे को 2 टुकड़ों में कर दिया। सामने ही मुझे दरवाजे की तरफ पुश्त किए बैठे दलाल बैनर्जी नजर आया, जिसे मैंने इसके मखसूस लिबास से पहचान लिया। इसके चारों अतराफ स्याह बिल्लियां हल्का बनाए बैठी थी। दरवाज़ा टूटने की आवाज़ पर मैंने इसके जिस्म में जुम्बश महसूस की थी, लेकिन इसने पलटकर नहीं देखा था। दलाल बैनर्जी, इधर देखो, तुम्हारी मौत तुम तक पहुंच चुकी है। अभी मेरे फिक्रे की गूंज खत्म नहीं हुई थी कि वो अचानक पलटा और इसके साथ ही वो कमरा तेज किस्म की गुर्राटों से भर गया। इन तमाम बिल्लियों ने बैक वक्त मुझ पर हमला कर दिया था, जो इसके इर्द गिर्द हल्का बनाए बैठी थी। लेकिन जैसे ही वो मेरे एसार में दाखिल हुई, इनके गलों से अजीबो गरीब दर्दनाक आवाज़ें निकली और इनके जिस्म कोयला बन गए। फिर अचानक ही दलाल बैनर्जी अपनी जगह से उठा और मुझसे कुछ फासले पर सजदा रेज हो गया। मैं अपनी शिकस्त तस्लीम करता हूँ। मैं तुम्हारी अजमत को सजदा करता हूँ। तुम जीत गए और दलाल बैनर्जी तुमसे हार गया। वो सजदे में पड़ा हुआ कह रहा था, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरी वजह से रज़िया मुझसे हमेशा के लिए बिछड़ गई। मैंने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुमसे अपनी जिंदगी की भीख मांगता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारा गुलाम और वफादार रहूंगा। दलाल बैनर्जी गिड़गिड़ा रहा था। आज तक मेरे किसी दुश्मन ने मेरे रूबरू इस तरह अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं की थी। मैंने इसी लम्हे अपने नफ्स को मखमूर सा महसूस किया। मुझे इस पर रहम तो नहीं आया था, लेकिन मैंने अपने गुरूर और तकब्बर की खातर इसकी जिंदगी बख्श दी थी। जा हमने तुझे जिंदगी दी, मैंने गुरूर से कहा, मैं तुम्हें आज से अपना गुरु मानता हूँ। गुरु, मुझे अपने पांव छूने की इजाजत दो। दलाल बैनर्जी की आवाज में बला की अकीदत थी। हमजाद, मेरे अतराफ से एसार हटा लो। मैं इस हकीर कीड़े की ये आरजू जरूर पूरी करूंगा। मैंने हमजाद को मुखातब किया। हमजाद मेरे करीब आया और इसने अपने एक हाथ को गर्दश दी। मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ जैसे हमजाद ने इस चमकीले एसार को किसी रस्सी की तरह लपेट लिया हो और फिर चमकीली रस्सी इसके हाथों से गायब हो गई। अब तुम अपनी तमन्ना पूरी कर सकते हो हकीर कीड़े। मैंने हकारत से दलाल बैनर्जी को मुखातब किया। वो मेरे अल्फाज सुनते ही मेरे पांव पड़ गया। इसने मेरे पांव छुए, मेरे पांव पर अपना सर रखा और एक बार फिर रहम की भीख मांगी और अपनी गलतियों और गुस्ताखियों की माफी भी मांगी। हम तुझे माफ कर चुके हैं हरचंद के तू इस काबिल नहीं था। उठ, अब हम जाना चाहते हैं। मैं बोला, नहीं नहीं, आप अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। मैं जिंदगी भर आपकी खिदमत करूंगा। मैंने आपको अपना गुरु कहा है। दलाल बैनर्जी ने मेरे पांव पकड़ लिए। मैंने कुछ पसो पेश के बाद इसकी बात मान ली। मुझे यूं भी एक ठिकाने की तलाश थी
اس نے اپنی حویلی کا ایک بڑا حصہ میرے سپرد کر دیا، اور پھر اس رات کے بعد وہ حویلی خوشیوں اور مسرتوں کا مرکز بن گئی۔ میرے لیے ہر شب حسین اور رنگین تھی۔ میں نے اپنی تمام زندگی میں جتنا عیش ان دنوں کیا تمام عمر نہیں کیا۔ اب میں دلال بینرجی کی صحبت میں شراب کا عادی بھی ہو چکا تھا۔ دلال بینرجی ہی کے توسط سے اب میں کلکتہ کے اعلیٰ طبقے تک رسائی حاصل کر چکا تھا۔ وہ سب سے میرا یہی تعارف کرواتا تھا کہ میں اس کا گرو ہوں۔ لوگ اس سے زیادہ میری عزت کرنے لگے تھے، اور میں بھی اب کلکتہ کے اعلیٰ سوسائٹی کے لیے ایک لازمی جز بن چکا تھا۔ میں اپنے ہمزاد کے ذریعے لوگوں کی عقلیں گم کر دیتا۔ ایک بار پھر میرا وہی دور لوٹ آیا تھا جو کبھی بدامہ میں تھا، جب لوگ عقیدت احترام سے میرے ہاتھ پاؤں چومتے تھے۔ بڑے بڑے اعلیٰ حکام میرے عقیدت مندوں میں شامل تھے۔ دن بڑے سکون اور راتیں نہایت عیش میں گزر رہی تھی کہ ایک بار مجھے سر محفل سخت شرمندگی کا شکار ہونا پڑا۔ وہ اعلیٰ حکام کی ایک محفل تھی جس میں انگریز افسر بھی شریک تھے، اور کچھ نئے مہمان بھی وہاں موجود تھے جو حویلی سے آئے تھے۔ اس محفل میں بطور خاص مجھے مدعو کیا گیا تھا تاکہ میں اپنی پرسرار قوتوں کا مظاہرہ کروں۔ مہمانوں میں سے کسی نے مجھ سے فرمائش کی کہ وہ اس وقت لندن کے ایک ہوٹل کی چائے پینا چاہتا ہے، مگر برتن اسی ہوٹل کے ہونے چاہیے جس کا نام لیا تھا۔ یہ میرے لیے ایک معمولی بات تھی۔ میں نے حمزاد کو طلب کیا، مگر خلاف معمول وہ کافی دیر تک نہ آیا، جبکہ میں مہمانوں سے کہا تھا کہ ان کی خواہش پوری ہونے میں 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، اور مجھے 5 منٹ گزر چکے تھے۔ تمام حاضرین کی نظریں میری طرف اٹھی ہوئی تھی، اور میرے چہرے پر شرمندگی سے پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے۔ تقریباً 10 منٹ بعد بار بار طلب کرنے کے بعد حمزاد آیا۔ میں نے اس وقت اس سے کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا اور فوراً اسے چائے لانے کا حکم دیا۔ چائے لانے میں بھی اس نے 15 منٹ سے زیادہ لگائے۔ میں نے کسی نہ کسی طرح بات بنا کر اپنی شرمندگی دور کر دی اور بامشکل اپنی عزت کو بچا پایا۔ حویلی پہنچتے ہی میں نے حمزاد کو طلب کیا۔ میں سخت برہم تھا، لیکن اس مرتبہ بھی وہ کافی دیر میں آیا۔ میں اس کے آتے ہی برس پڑا، آخر اب یہ تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ میں تمہارا یہ تاخیر سے آنا ایک لمحے کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ جتنا چاہیں مجھ پر خفا ہو لیں، آپ کو حق ہے، لیکن میری ایک بات سن لیں ضرور۔ میں ایک لفظ سننا نہیں چاہتا، تمہاری کوئی بہانہ بازی نہیں چلے گی، دفع ہو جاؤ۔ آئندہ میں تمہیں غلطی کی معافی نہیں دوں گا، میں نے سخت غصے کے عالم میں کہا۔ مگر میری بات تو سن لیجئے، حمزاد بولا۔ چلے جاؤ، میں حلق کے بل چیخا، اور اس کے جاتے ہی میں دلال بینرجی کے کمرے کی طرف چل دیا۔ وہ مجھے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور حسب معمول میرے پیر چھوئے۔ شراب پلاؤ، میری آواز میں اب تک تلخی تھی۔ کیا گرو کچھ خفا ہے؟ دلال بینرجی نے نرمی سے پوچھا۔ بکواس مت کرو، جو میں کہہ رہا ہوں کرو، میں چیخا۔ کچھ دیر میں شراب نے میرا سارا غصہ اتار دیا۔ میرے ذہن سے وہ واقعہ محو ہو چکا تھا کہ پھر ایک ایسا ہی موقع آیا۔ اس بار حمزاد نے مجھے ذلیل کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں اپنے عقیدت مندوں کی خواہش پوری نہیں کر سکا تھا، اور تقریباً 1 گھنٹہ حمزاد کے آنے کا انتظار کرنے کے بعد طبیعت کی ناسازی کا بہانہ کر کے وہاں سے اٹھایا تھا۔ حویلی پہنچ کر میں برابر اسے طلب کرتا رہا، اور تقریباً آدھی رات کے قریب وہ آ سکا۔ غصے سے میرا حال برا ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا حمزاد خود بول پڑا۔ اگر آپ نے اب بھی میری بات نہ سنی تو سخت پچھتائیں گے۔ میرے اور آپ کے درمیان جو رابطہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے منقطع ہو جائے گا۔ ہم دونوں سخت قسم کے خطرے سے دوچار ہیں۔ میں حمزاد کی بات سن کر خاموش رہا اور اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ حمزاد نے جو کچھ کہا تھا اس نے مجھے
उलझन में डाल दिया था। हमजाद को और मुझे किस किस्म और किस की तरफ से खतरा हो सकता है मैं सोचने लगा। बताओ किस किस्म का खतरा है हमें? मेरी बरहमी अभी तक बरकरार थी। कोई पुरसरार कुव्वत मेरे और आपके दरमियान राब्ते को मुनक़ता करना चाहती है। जब आप मुझे तलब करते हैं वो पुरसरार कुव्वत रस्ते में हायल हो जाती है और मैं बामुश्किल इससे जान छुड़वा कर आप तक पहुंच पाता हूं। मैं देख रहा हूं कि वो कुव्वत दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। हमजाद ने मुझे खतरे से आगाह किया। ये पुरसरार कुव्वत किसके इशारे पर चल रही है? मैं अब मामले की नौइयत समझना चाहता था, इसके लिए मेरी आवाज धीमी थी। ये मैं अब तक इसलिए मालूम न कर सका कि मुझे इससे निमटकर आप तक पहुंचने की जल्दी होती है। अगर मुझे इसका ताक़ब करने का मौका मिल जाए तो सब कुछ मालूम हो सकता है। हमजाद ने तजवीज़ पेश की। ये तो सख्त खतरे की बात है। मैं कुछ देर सोचकर बोला, ठीक है तुम जाओ, मैं अभी कुछ देर बाद तुम्हें फिर तलब करूंगा। इस बार भी यकीनन वो पुरसरार कुव्वत तुम्हें रोकेगी। तुम मेरे पास आने के बजाय इसका ताक़ब करोगे और हकीकत जानने के बाद फौरन मुझ तक पहुंचोगे ताकि इसका कोई तदराक सोचा जा सके। मैंने ये कहकर हमजाद को रुखसत कर दिया और इसके जाने के कुछ देर बाद इसे फिर तलब किया, मगर वो न आया। इसका मतलब ये था कि वो पुरसरार कुव्वत हमजाद की राह में हायल हो चुकी है। सुबह तक मैं कमरे में बेचैनी से टहलता रहा, मगर हमजाद अब तक लापता था। मुझे इस नए खतरे ने सख्त मुस्तरब व बेचैन कर दिया था। मैं सोच रहा था कि कहीं वाकई मेरे और हमजाद के दरमियान राब्ता मुनक़ता तो नहीं हो गया, कहीं मेरा नादीदा दुश्मन अपने मकसद में कामयाब तो नहीं हो गया। अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसा हो जाता तो ये मेरे लिए सख्त हौलनाक साबित होता। हमजाद से बिछड़कर मेरा वजूद बेमैनी सा होकर रह जाता। हमजाद मेरी आदत बन चुका था। बगैर इसकी जिंदगी गुजारने का मैं अब तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। इसकी इतनी देर लगाने ने मुझे तरह तरह के अंदेशों और वहमों का शिकार कर दिया। सुकून के कुछ दिन गुजरने के बाद एक बार फिर मेरी जिंदगी खतरे में गिर चुकी थी। वो जो मेरे और हमजाद के दरमियान राब्ते को मुनक़ता करना चाहता था, यकीनन इस राब्ते के बारे में जानता था। मेरी जिंदगी के लिए खतरा बन सकता था। वो मुझे इस तरह तो ना छोड़ देगा। सुबह हो चुकी थी मगर मेरा इज़्तिराब ख़त्म ना हो सका। इस दिन खिलाफ़े मामूल सुबह ही सुबह दलाल बनर्जी भी अपने कमरे से बाहर निकला था। हालांकि मेरे इल्म में था कि वो हर रोज सुबह उठकर एक करीबी मंदिर में पूजा करने जाता था और इस सूरत में इसके कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद होता था। लेकिन मैं अपनी खिड़की से इसके कमरे का दरवाज़ा देख रहा था जो अभी तक अंदर से बंद था। कुछ देर के लिए मेरी तवज्जो इस तरफ गई और मैं एक बार फिर अपने ख्यालों में उलझ गया। न जाने कितनी देर मैं इसी इज़्तिराब और बेचैनी में टहलता रहा कि मैंने अपनी पुश्त पर एक साया लहराते देखा। मैं तेजी से मुड़ा। हमजाद मेरे रूबरू था। क्या तुमने मालूम कर लिया कि वो कौन है? मैंने बगैर किसी तामीद के बेखास्ता पूछा। हाँ, शायद आपको वो नाम सुनकर दुख हो, मगर हकीकत बहरहाल अपनी जगह है, हमजाद ने जवाब दिया। किसी तमीद की जरूरत नहीं, मुझे इसका नाम बताओ। आपका दुश्मन आपके बहुत करीब है, दलाल बनर्जी। मैं हैरत ज़दा होकर चीख पड़ा और हमजाद का जुमला अधूरा ही रह गया। फिर मैं तकरीबन दौड़ता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं अभी इसे समझाता हूँ। सुनिए सुनिए, ठहरिए, हमजाद कहता रहा, मगर इस वक्त तक कमरे से निकलकर सहन में पहुंच चुका था और गुस्से के मारे मुझे अपने तन बदन का होश नहीं था। मैंने दलाल बनर्जी के कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर एक जोरदार ठोकर मारी और मेरे जिस्म का तवाज़ुन बिगड़ते बिगड़ते रह गया, क्योंकि खिलाफे मामूल दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने तो ये सोचकर ठोकर मारी थी कि दरवाज़ा बंद होगा। हमजाद भी मेरे साथ साथ ही कमरे में दाखिल हुआ था। मैंने देखा कि कमरे के फर्श पर दलाल बनर्जी आंखें बंद किए होंठों ही होंठों में
कुछ बुदबुदा रहा था। दरवाजे पर पड़ने वाली ठोकर भी शायद इसके इस्तकबार में खलल पैदा न हो सकी थी। फिर इससे पहले कि मैं कुछ कहता वो एकदम खड़ा हो गया। मैंने देखा कि इसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थी और इसका जिस्म किसी सर्दी खाए हुए बच्चे की तरह कांप रहा था। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे और तुम आ गए। तुमने दलाल बनर्जी को गलत समझा था। दलाल ने झुकना नहीं झुकाना सीखा है। ये मेरा आखिरी अरबा था और मैं तय कर चुका था कि अगर इसमें भी नाकाम रहा तो इसने अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया और अपने दोनों हाथ इस तरह बंद किए जैसे मुझ पर दस्त लगाना चाहता हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मेरी आंखों ने एक और ही हैरत अंगेज मंजर देखा। दलाल बनर्जी के जिस्म से शोले उठने लगे थे। फिर इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता वो तेजी से दौड़ता हुआ मेरे जिस्म से लिपट गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे वजूद को किसी दहकते हुए तंदूर में डाल दिया गया हो। हमजाद, मैं चीख पड़ा। वो सिर्फ चंद ही लम्हे थे, मगर इनकी अजियत और कर्ब ने मुझे हिला कर रख दिया। हमजाद तेजी से बढ़ा और दूसरे ही लम्हे दलाल बनर्जी का जहन्नमी जिस्म मुझसे जुदा हो चुका था। लेकिन मुझे अब तक अपना जिस्म इस तरह लग रहा था जैसे इसे दहकती हुई सिलाखों से दागा जा रहा हो। मैं अपने बेखास्ता चीखों पर काबू न रख सका। दलाल बनर्जी का जिस्म कमरे के फर्श पर पड़ा धड़ाधड़ जल रहा था, मगर ताज्जुब खेज बात यह थी कि अब तक मैंने इसकी कोई चीख न सुनी थी। हमजाद से मेरी हालत छुपी हुई नहीं थी और वो मुझे दिलासा दे रहा था। सिर्फ कुछ देर, बस कुछ देर, और फिर आप इस अजाब से निजात पा जाएंगे। जब तक दलाल बनर्जी का जिस्म ठंडा नहीं हो जाता, मुझे अफसोस है कि मैं आपको इस अजियत से नहीं निकाल सकता। ये कहकर दलाल बनर्जी के सुलगते हुए जिस्म के करीब पहुंचा और दलाल बनर्जी के जिस्म पर इसका साया पड़ते ही दफातन इसका जिस्म भड़क उठा और इसी लम्हे मेरे मुंह से भी चीख निकल गई। तकलीफ व अजियत अब मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी। फिर जूं जूं दलाल बनर्जी का जिस्म ठंडा होता गया, मेरी जिस्मानी अजियत भी कम होती चली गई। वो तकलीफ के खत्म हो जाने का एहसास था या कुछ और कि यकाबारगी मेरा जिस्म और जहन पर तारीकियों का गुबार सा छा गया। होश आने पर मेरा सबसे पहला एहसास ये था कि मैं सख्त मजरूह हूँ। मेरा जिस्म जगह जगह से बुरी तरह झुलसा हुआ था, खुसूसन जिस्म का ज़ेरी हिस्सा बेइंतहा मुतासर हुआ था। मेरे जिस्म पर जो कपड़े थे वो पहले ही जल चुके थे, लेकिन अब मुझे अपने जिस्म पर कपड़े दिखाई दे रहे थे। मैंने आंखें खोलकर इर्द गिर्द का जायजा लिया। ये जगह मेरे लिए अजनबी थी। मेरे करीबी हमजाद भी मौजूद था। मैंने इसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। दलाल बनर्जी की गुमशुदगी के बाद आपका वहां रहना आपके लिए शकूको शबात को जन्म दे सकता था, इसलिए मैं आपको वहां से ले आया। हमजाद ने मेरी नजरों का माफूम समझते हुए कहा, यह कौन सी जगह है? क्या अब हम कलकत्ता में नहीं? मैंने सवाल किया। आप कलकत्ता ही में हैं। आप इस वक्त एक गैर आबाद मकान में हैं जिसके बारे में मशहूर है कि ये आसेबज़दा है। हमजाद ने जवाब दिया, तो क्या वाकई ये हकीकत है? मेरी दिलचस्पी बढ़ गई। बिल्कुल नहीं, बल्कि दानिस्ता तौर पर कुछ लोगों ने इसे आसेबज़दा मशहूर कर दिया था ताकि यहाँ कोई ना रहे, और इस वाक़े को अब कई बरस गुजर चुके हैं। इस मकान को आसेबज़दा मशहूर करने से इनका क्या मकसद था? जैसा कि मैंने अर्ज किया, वो नहीं चाहते थे कि यहाँ कोई रहे, और इसकी वजह यह थी कि इस मकान में कुछ गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस लोग रहते थे। तो क्या अब भी वो लोग यहाँ रहते हैं? मुझे तशवीश हुई। नहीं, कई साल यहाँ कोई नहीं आया। वो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। हमजाद की ये बात सुनकर मैं मुतमिन हुआ कि मैं इस जगह महफूज हूँ। फिर मुझे गुज़श्ता वाक़यात एक एक करके याद आ गए।
दलाल बनर्जी वाकई एक खतरनाक दुश्मन था। इसका ताल्लुक इन लोगों से था जो पीछे से वार करने के आदी होते हैं। मुझसे शिकस्त खाकर इसने दूसरी राह इख्तियार की थी। बज़ाहिर वो मेरा फर्मा बरदार बन गया था, मगर अंदर ही अंदर वो मेरी तबाही का सामान कर रहा था। और अगर ऐन वक्त पर हमजाद मुझे इसकी कार्रवाइयों से आगाह न कर देता तो न जाने मुझे किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता। फिर अचानक मुझे क्या ख्याल आया कि मैंने हमजाद से सवाल किया, दलाल बनर्जी की जली हुई लाश क्या अभी तक इसकी कोठी में पड़ी है? नहीं, इसे मैंने ठिकाने लगा दिया है ताकि कोई नई उलझन खड़ी ना हो। अगर आप इस वक्त इतनी